हाँ भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? एक बार चेक करिएगा। पहुंच रही ना? सुनो, हम लोग बात कर रहे थे फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। फ्लूइड काइनेमेटिक्स के आप लोगों ने शायद क्वेश्चन लगाए हैं क्या? ईएस का ऑब्जेक्टिव या गेट का प्रीवियस ईयर वगैरह लगाया है क्या फ्लूइड काइनेमेटिक्स का किसी ने? ईएस का ऑब्जेक्टिव या फिर गेट का प्रीवियस ईयर वगैरह लगाया है क्या किसी ने फ्लूइड काइनेमेटिक्स का? फ्लूइड काइनेमेटिक्स लगभग हो गया था, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। उसमें दो चार पॉइंट और बचे हैं तो उनको मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, है ना। थ्योरेटिकल पॉइंट है। अपन पहले बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स की, है ना। तो दो पेज छोड़ देना, दो पेज मतलब चार हो जाएंगे टोटल, एक दो तीन चार, टोटल चार पेज और दो पेपर, है ना। चार पेज छोड़ देना और एक हेडिंग डालना फ्लूइड डायनामिक्स। दो तीन टॉपिक हैं, केवल उनकी बात कर लेंगे हम लोग बाद में। एक हेडिंग डालो फ्लूइड डायनामिक्स। आपका 60% फ्लूइड मैकेनिक्स हो चुका है। डायनेमिक्स 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब आज 18 है शायद, तो 18, 19, 20 फ्लूइड डायनेमिक्स इतने में खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा आपका लेमिनार फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप, कंबाइंड एक ही टॉपिक है लगभग। और फिर बचेगा बाउंड्री लेयर थ्योरी और डायमेंशनल एनालिसिस, केवल चार टॉपिक, है ना। तो 26, 27 तक आपका एफएम खत्म हो जाएगा ना। सुनो, एक हेडिंग डालो फ्लूइड डायनामिक्स। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो मैंने आपको बताया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में, काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में। स्टैटिक्स मतलब जब भी कोई फ्लूइड स्टेशनरी है और वहां पर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उसको, तो वो क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स है। और अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, कोई फ्लूइड मूव कर रहा है और हम लोग फोर्स का एनालाइज नहीं कर रहे हैं, फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स था। और तीसरा था कि जब फ्लूइड मूव कर रहा है और हम लोग कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या था? फ्लूइड डायनामिक्स था। जब हम लोग अभी देखो, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे ना, फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? लैग्रेंजियन, यूलेरियन, एक्सेलरेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, सर्कुलेशन एंड वर्टिसिटी की बात भी करेंगे आगे। लेकिन पूरे फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने कहीं फोर्स की बात नहीं की। और फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं? फोर्सेस की बात करते हैं, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा ना। तो उसमें लिख लेना, उसमें लिख लेना फ्लूइड डायनेमिक्स, उसमें लिख लेना फ्लूइड डायनेमिक्स, उसमें लिख लेना फ्लूइड डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द फ्लूइड फ्लो, is the study of the motion of the fluid. Fluid dynamics is the study of the motion of the fluid. Fluid dynamics is the study of the motion of the fluid. Fluid dynamics is the study of motion of the fluid while considering the cause of motion. Fluid dynamics is the study of the motion of the fluid while considering the cause of motion. ब्रैकेट में लिख लेना, cause of motion is force. Cause of motion is the force. ठीक, सिंपल सी बात कि अगर फोर्स को कंसीडर करोगे देन फ्लूइड डायनेमिक्स, और फोर्स को कंसीडर नहीं करोगे देन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और फ्लूइड रुका हुआ है देन फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक, अब पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स में जो हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं ना, इन फ्लूइड डायनेमिक्स हम लोग बात करते हैं प्रेशर फोर्स की, हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी फोर्स की, हम लोग बात करते हैं विस्कस फोर्स की, हम लोग बात करते हैं टर्बुलेंट फोर्सेस की, और हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फोर्स की। हम लोग इन 5 फोर्सेस की बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में। ठीक, अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एफपी से, इसको डिनोट कर रहा हूँ एफजी से, इसको डिनोट कर रहा हूँ एफवी से, इसको डिनोट कर रहा हूँ एफटी से, और इसको डिनोट कर रहा हूँ एफसी से। तो जो टोटल फोर्स हो जाएंगे वो हो जाएगा प्रेशर फोर्स,
ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स प्लस कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। ठीक, अब अगर मैं एक एजम्पशन लेकर के चल रहा हूं, पहला एजम्पशन ले रहा हूं, इफ कंप्रेसिबिलिटी फोर्स इज निग्लेक्टेड। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को क्या कर दूं, निग्लेक्ट कर दूं, तो जो फोर्स बचेंगे वो कौन कौन से होंगे? प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स और टर्बुलेंट फोर्स। ठीक, अगर मैं इन चारों फोर्सेस को कंसीडर करूं, प्रेशर, ग्रेविटी, विस्कस और टर्बुलेंट, अगर मैं इन चारों फोर्सेस को कंसीडर करूं और एक इक्वेशन डराइव करूं, तो जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी होगी? रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। ठीक, लेकिन जो ये जो रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट है ना, ये जो रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट, वोल्टिसिटी और सर्कुलेशन बेटा आते ही बताया मैंने कि उसके लिए 4 पेज छोड़ दो, वोल्टिसिटी, सर्कुलेशन, सोर्स एंड सिंक। मैं डायनामिक्स के बाद बताऊंगा ना, आते ही ये बात बोली थी मैंने। सुनो, ये जो 4 फोर्सेस है, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स और टर्बुलेंट फोर्स, अगर इन चारों फोर्सेस को कंसीडर करूंगा और इक्वेशन डराइव करूंगा, तो जो इक्वेशन आएगी वो रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम है। लेकिन ये मैं अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस छोड़ो, इवन आपके एमटेक के सिलेबस में नहीं है, तो रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम इसलिए हम लोग नहीं डिस्कस करते। ठीक, इसके बाद लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ईएस के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कई बार पूछ रहे, इवन सिलेबस में नहीं है फिर भी ईएस के ऑब्जेक्टिव में, और जो कई सारे एग्जाम होते हैं जैसे रेलवेज का होता है, पीएसयू का होता है, इन सारे एग्जाम्स का, और भी कई सारे फालतू एग्जाम जो होते हैं जैसे एसएससी, जेई वगैरह है, इन सब एग्जाम में सिलेबस कभी डिफाइन नहीं होता। वो लिख देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में डायनामिक्स आएगा, डायनामिक्स में निर्धारित ही नहीं है कितना आएगा। तो कई बार पूछ लेता है कि रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम में कौन कौन से फोर्सेस को कंसीडर किया है, तो एक बार याद रखना आप इतना, है ना। सुनो, उसके बाद एक एजम्पशन और ले रहा हूं, इफ कंप्रेसिबिलिटी and turbulent forces are neglected। अगर कंप्रेसिबिलिटी और टर्बुलेंट दोनों फोर्स को नेग्लेक्ट कर दूं, तो जो बचेगा आपके पास वो कौन कौन बचेगा? प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स। और तीनों को मिलाकर के जो इक्वेशन डराइव करूंगा वो इक्वेशन कौन सी है? नेवियर स्ट्रोक। ये भी अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये भी सिलेबस में नहीं है। मैं जस्ट आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और विस्कस फोर्स तीनों को कंसिडर करेंगे, तो जो इक्वेशन आती है उसको नेवियर स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक, अपने सिलेबस में नहीं है, बात नहीं करेंगे अपन। उसके बाद आपको साइड का दिखाई दे रहा है? दे रहा है। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फोर्स एफसी, टर्बुलेंट फोर्स एफवी एंड विस्कस फोर्स एफवी तीनों को नेग्लेक्ट कर दूं, तो जो आपके पास प्रेशर फोर्स बचेगा, प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स, और इन दोनों को कंसीडर करके जो आप इक्वेशन निकालोगे वो इक्वेशन कौन है? यूलर्स एंड बर्नौली इक्वेशन। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, केवल ये अपने सिलेबस में है। तो याद रखना, ये सब फ्लूइड डायनामिक्स की इक्वेशन है, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट, नेवियर स्ट्रोक, यूलर्स, बर्नौली। ये अपने सिलेबस में नहीं है, केवल इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक, कुछ कुछ एजम्पशन लिया तो नेवियर स्ट्रोक है, कुछ और एजम्पशन लिया तो वो यूलर्स और बर्नौली है। ठीक, एक बार इसको नोट करो, फिर कुछ और डिस्कस करें। आप लोगों को हीट ट्रांसफर का कोई नोटिफिकेशन आया था क्या? हीट ट्रांसफर का, एचटी का? आप लोगों को एचटी हीट ट्रांसफर का कोई नोटिफिकेशन आया था क्या?
टाइमिंग क्या बताई हुई है हीट ट्रांसफर की? 6 PM बताई हुई है ना, ठीक है। आप देखो आपका जो क्लासेस शुरू हुई थी वो शायद लास्ट ऑफ सितंबर से शुरू हुई थी, 1 अक्टूबर मान लो। अक्टूबर खत्म होते होते आपके 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, एचएमटी और एक और सब्जेक्ट कौन सा, इंडस्ट्रियल, है ना। इन तीनों सब्जेक्ट का वेटेज अगर आप देखोगे तो कितना है, फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज है 8 to 10 मार्क्स, इंडस्ट्रियल का वेटेज 8 मार्क्स 18, और एचएमटी का वेटेज 6 मार्क्स, कितने 24 मार्क्स का, मतलब लगभग 25 मार्क्स का आपका हो जाएगा। कितने महीने में, एक महीने में, केवल अक्टूबर में, ठीक। आपका टोटल गेट का पेपर कितने का, टोटल गेट का पेपर है 100 मार्क्स का, जिसमें से 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड और 15 मार्क्स का मैथ, 30 मार्क्स निकाल दो तो टेक्निकल है कितने का, 70 मार्क्स का। अक्टूबर में आपने कितने मार्क्स का किया, 25 मार्क्स का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा 75 मार्क्स का, है ना। इंडस्ट्रियल हो जाएगा बेटा, अक्टूबर खत्म होते होते हो जाएगा, है ना। और ये बड़े सब्जेक्ट भी तो हैं, जब आगे आरईसी, पावर प्लांट, आईसी इंजन जैसे सब्जेक्ट होंगे वो तो तुरंत हो जाएंगे ना, 2-2 दिन में, है ना। तो निश्चिंत रहो, दिसंबर या फरवरी जनवरी इनिशियल तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लिया क्या इसको? हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? नोट कर पाए क्या, हाँ या नहीं? ठीक है, सुनो, 2 मिनट सुनो। अगर मुझसे कोई पूछता है ना, जनरली पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि जो नेवियर स्ट्रोक है, जनरली पूछा जाता है कि जो नेवियर स्ट्रोक है और जो यूलर्स एंड बर्नौली, इनमें अंतर क्या है। जो नेवियर स्ट्रोक है और जो यूलर्स और बर्नौली, इनमें अंतर क्या है? तो अंतर केवल ये है कि नेवियर स्ट्रोक में विस्कस फोर्सेस को कंसीडर किया था और यहाँ पर विस्कस फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया है। नेवियर स्ट्रोक में विस्कस फोर्सेस को कंसीडर किया था और बर्नौली और यूलर्स में नहीं किया। तो विस्कस फोर्सेस से होगा क्या, 2 मिनट सुनो। सुनना, मैं डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ नेवियर स्ट्रोक और बर्नौली और यूलर में। नेवियर स्ट्रोक में केवल विस्कस फोर्सेस को कंसीडर किया था और यूलर्स और बर्नौली में नहीं किया था, इतना डिफरेंस है। लेकिन विस्कस फोर्स की वजह से होगा क्या? आपको याद है कभी फ्लूइड काइनेमेटिक्स में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ाया होगा और यहाँ पर रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो पढ़ाया होगा, याद आ रहा है? और जब रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो पढ़ाया होगा तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऐसा, ये एक फ्लूइड लेयर थी, ये एक फ्लूइड लेयर थी, और ये एक फ्लूइड लेयर थी। इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। ऐसा एग्जांपल दिया था। मैंने आपको ये भी कहा होगा कि ये आपकी लेयर ए है, ये बी है और ये सी है। और ये जो लेयर बी है ना, इसमें एक ये छोटू सा पार्टिकल है, और जो लेयर ए है ना, जो लेयर ए है वो बी पर फोर्स कहाँ लगाएगा, बैकवर्ड लगाएगा, ऐसा। और जो लेयर सी है वो फोर्स फॉरवर्ड लगाएगा और इसके वजह से रोटेट होगा, और जो फ्लो कैसा हो जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या आपको? ऐसा कोई एक एग्जांपल दिया था क्या फ्लूइड काइनेमेटिक्स में? ऐसा कुछ याद आ रहा है ना, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ऐसा एक एग्जांपल दिया था और आपको बताया था कि फ्लूइड का फ्लो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा, ठीक।
अब मेरी बात सुनो, रोटेशनल क्यों हुआ? रोटेशनल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेस लगे, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये फोर्सेस लगे, इसके वजह से रोटेट हुआ। फोर्स किसके वजह से लगा बताओगे क्या? भाई लेयर आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, और आपको पता है कि जो फोर्स लगता है फ्लूइड के लेयर के बीच में, वो किसके वजह से लगता है? विस्कोसिटी की वजह से लगता है। तो ये जो लेयर ए ने लेयर बी पर फोर्स लगाया बैकवर्ड, और लेयर सी ने लेयर बी पर फोर्स लगाया फॉरवर्ड, ये विस्कोसिटी की वजह से लगा, और उसके वजह से फ्लो रोटेशनल हुआ। और शायद मैंने फ्लूइड काइनेमेटिक्स में भी बताया था कि अगर फ्लूइड के फ्लो को इरोटेशनल बनाना है तो फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए। जब जब फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी, फ्लो रोटेशनल होगा। ये बताया था क्या? ये बताया था क्या कि जब जब फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी तो फ्लूइड का फ्लो रोटेशनल होगा। और प्रैक्टिकली हमेशा विस्कोसिटी होती है, रियल लाइफ में हमेशा विस्कोसिटी होती है। मतलब रियल लाइफ में जितने भी फ्लो है फ्लूइड के, हमेशा रोटेशनल होंगे। ऐसा कुछ बात हुई थी क्या? ऐसी कोई बात हो चुकी है? और अगर ऐसी बात हो चुकी है, ऐसी बात हो चुकी है, और अगर ऐसी बात हो चुकी है तो देखो, जो नेवियर स्ट्रोक है ना, जो नेवियर स्ट्रोक है वो विस्कस फोर्सेस को कंसीडर करता है क्या? बिल्कुल करता है। नेवियर स्ट्रोक विस्कस फोर्स को कंसीडर करता है क्या? करता है। और अगर ये विस्कस फोर्स को कंसीडर कर रहा है तो ये रोटेशनल के लिए भी वैलिड है और इरोटेशनल के लिए भी वैलिड है। लेकिन यूलर्स एंड बर्नौली इक्वेशन विस्कस फोर्स को कंसीडर करती हैं क्या? नहीं करती। और अगर ये विस्कस फोर्स को जीरो मान करके चलती हैं और विस्कस फोर्स को कंसीडर नहीं करती, मतलब ये मान करके बैठी हैं पहले से कि जो फ्लो है वो इरोटेशनल होगा, मतलब यूलर्स एंड बर्नौली both are valid only and only for irrotational flow, while the Navier-Stokes is valid for both rotational and irrotational flow. ये बेसिक डिफरेंस है किसमें? यूलर्स बर्नौली में और नेवियर स्टोक में। बात समझ पाए क्या मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर फ्लो रोटेशनल हो गया किसके वजह से? यहाँ पर फ्लो रोटेशनल हो गया किसके वजह से? विस्कोसिटी की वजह से। ये बता चुका हूँ रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो में, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। अब नेवियर स्टोक जो है वो विस्कस फोर्स को कंसीडर करता है। अगर कंसीडर करता है तो रोटेशनल की बात भी करेगा और इरोटेशनल की बात भी करेगा। लेकिन यूलर्स और बर्नौली मान करके चलते हैं कि विस्कस फोर्स कितना है? जीरो है। मतलब ये बात कर रहे हैं केवल और केवल किसकी? रोटेशनल की। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक, तो जब भी फ्लो रोटेशनल होगा वहां पर आप यूलर्स और बर्नौली नहीं लगा सकते, लेकिन आप नेवियर स्टोक लगा सकते हो। क्लियर है? तो एक हेडिंग डाल लो, एक हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन यूलर्स बर्नौली इक्वेशन एंड नेवियर स्टोक इक्वेशन। डिफरेंस बिटवीन यूलर्स बर्नौली इक्वेशन एंड नेवियर स्टोक इक्वेशन। ठीक, सुनो, उसमें ये वाला एग्जांपल लिख लेना और नीचे लिख लेना फ्लो इज रोटेशनल ड्यू टू विस्कस फोर्स। प्रैक्टिकली रोटेशनल फ्लो पॉसिबल है तो एग्जांपल, प्रैक्टिकली सारे जितने भी एग्जांपल हैं सारे रोटेशनल हैं। आपके घर में जो पानी बहता है या नदी में जो पानी बहता है, सब रोटेशनल ही है, सब रोटेशनल फ्लो है ना? इवन आप इरोटेशनल का एग्जांपल ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। दुनिया में जितने भी फ्लो है सब रोटेशनल है ना? आपके रूम में जो एयर फ्लो हो रही है ना, उसके पार्टिकल भी रोटेट करके ही जा रहे होंगे क्योंकि एयर में विस्कोसिटी होती है ना? इसको एक बार ड्रॉ करना, इसको एक बार ड्रॉ करना। ड्रॉ कर लिया होगा, उसमें लिखना नेवियर स्टोक इक्वेशन, उसमें लिखना नेवियर स्टोक इक्वेशन, उसमें लिखना नेवियर स्टोक इक्वेशन, कंसीडर विस्कस फोर्सेस,
consider viscous forces. Navier-Stokes equation consider viscous forces, hence it is valid for both rotational and irrotational flow. Navier-Stokes equation consider viscous forces, hence it is valid for both rotational and irrotational flow. Navier-Stokes equation consider the viscous forces, hence it is valid for rotational and irrotational both. While Euler's and Bernoulli equation Euler's and Bernoulli equation Euler's and Bernoulli equation are valid for irrotational flow only. For irrotational flow only. For irrotational flow only. ठीक, अब 2 मिनट सुनो. मैंने आपको यहां पर बताया कि जो नेवियर स्ट्रोक है वो विस्कस फोर्सेस को कंसीडर करता है. इसका मतलब है कि वैलिड है किसके लिए? रोटेशनल के लिए और इरोटेशनल के लिए, दोनों के लिए. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई. यूलर्स एंड बर्नौली ने विस्कस फोर्स को कंसीडर नहीं किया, इसको कंसीडर नहीं किया, इसको कंसीडर नहीं किया, और जब ये फोर्स नहीं थे तो ये रोटेट भी नहीं होगा. मतलब ये वैलिड है किसके लिए? केवल और केवल रोटेशनल के लिए. मुझे एक बात बताओ, यही आपके बहुत सारे पब्लिकेशन में भी लिखा होता है कि नेवियर स्ट्रोक इज वैलिड फॉर बोथ रोटेशनल एंड इरोटेशनल, while Bernoulli and Euler's equation are valid only and only for rotational flow. लेकिन ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है. आप किसी इंटरव्यू में जाओगे और आपसे पूछा जाएगा कि बर्नौली एंड यूलर्स इक्वेशन रोटेशनल के लिए वैलिड है क्या? आपसे पूछा जाएगा बर्नौली और यूलर्स इक्वेशन रोटेशनल के लिए वैलिड है क्या? तो याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया है कि ये वैलिड है केवल और केवल इरोटेशनल के लिए. लेकिन एक स्पेशल कंडीशन आती है जिसमें बर्नौली और यूलर्स भी रोटेशनल में वैलिड हो जाते हैं. वो स्पेशल कंडीशन कौन सी है अपन बाद में डिस्कस करेंगे. ब्रैकेट में लिख लो तब तक के लिए, ब्रैकेट में लिख लो जब तक के लिए. इस बात को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको. ब्रैकेट में लिख लो, बर्नौली एंड यूलर्स इक्वेशन, Bernoulli and Euler's equation are also valid for rotational flow. बर्नौली एंड यूलर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को डाउट होता है इसमें, है ना. लोग मान करके बैठे हैं कि बर्नौली और यूलर्स को केवल रोटेशनल में लगा सकते हो, रोटेशनल में नहीं लगा सकते, जबकि एक स्पेशल केस बनता है जिसमें ये रोटेशनल में वैलिड हो जाते हैं, है ना. उसमें लिख लेना, बर्नौली एंड यूलर्स इक्वेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड Bernoulli and Euler's equation can also be applied for rotational flow. Bernoulli and Euler's equation can also be applied for a rotational flow if the points are on the same streamline. If the points are on the same streamline, जिन पॉइंट्स में लगा रहे हो अगर वो सेम स्ट्रीम लाइन में है तो रोटेशनल में भी लगा सकते हो, है ना. इस बात को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, केवल लिख लो यहाँ पर, है ना. Bernoulli and Euler's equation can also be applied for the rotational flow if the points are on the same streamline, है ना. 2 मिनट सुनो, एक हेडिंग डाल लेना. फर्स्ट वन, यूलर्स इक्वेशन. याद रखना कि नेवियर स्ट्रोक और यूलर्स इक्वेशन दोनों बेस्ड है किस पे? मोमेंटम कंजर्वेशन पे.
और बर्नौली बेस्ड है किस पर, एनर्जी कंजर्वेशन। तो उस पर लिख लेना एक लाइन, उसमें लिख लेना यूलर्स एंड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, उसमें लिख लेना यूलर्स एंड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, यूलर्स एंड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन are valid for Euler's and Navier-Stokes equation are valid for sorry उसको सही कर लेना, Euler's and Navier-Stokes equation are based on momentum conservation, उसको सही कर लेना, Euler's and Navier-Stokes equation are based on momentum conservation, Euler's and Navier-Stokes equation are based on momentum conservation, while Euler's and Navier-Stokes equation are valid for based on momentum conservation, while the Bernoulli equation is based on energy conservation, ठीक। यूलर्स एंड नेवियर स्टोक्स मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड होते हैं और बर्नौली एनर्जी कंजर्वेशन पे। 2 मिनट सुनना, ये सारे पॉइंट याद रखना, पूछे जाते हैं ना। जो यूलर्स इक्वेशन है ना वो कुछ ऐसा है, मैं कुछ अजम्पशन लेकर के चल रहा हूं यहाँ पर। पहला, यूलर्स इक्वेशन में कौन कौन से फोर्सेस को कंसीडर किया था आपने कंसीडर किया था प्रेशर फोर्स को और ग्रेविटी फोर्स को। आपने टर्बुलेंट फोर्स को कंसीडर किया था क्या? नहीं किया था। मतलब आप मान करके चल रहे हो कि फ्लो कैसा है, लेमिनार फ्लो है। दूसरा, मैं मान करके चल रहा हूं कि आइडियल फ्लूइड है। तीसरा, मैं मान करके चल रहा हूं कि स्टडी स्टेट है। और चौथा, मैं मान करके चल रहा हूं कि रोटेशनल फ्लो है। ठीक। लेमिनार फ्लो क्यों माना? क्योंकि मैं टर्बुलेंट फोर्सेस को निग्लेक्ट कर रहा हूं। आइडियल फ्लूइड क्यों माना? क्योंकि मैं विस्कस फोर्सेस को विस्कस फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को जीरो मान रहा हूं। उसके बाद स्टडी स्टेट को माना क्योंकि मैं मान रहा हूं कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और रोटेशनल फ्लो क्यों माना? क्योंकि विस्कस फोर्सेस को जीरो माना है। ठीक, 2 मिनट सुनो। मान लो कि ये कोई एक फ्लो फील्ड है, ये कोई स्ट्रीम लाइन है, कुछ ऐसा, और ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है। ये कोई एक स्ट्रीम लाइन है और उसमें ये कोई एक फ्लूइड एलिमेंट है। और मुझे दे रखा है कि ये आपका डीएस है, और मुझे दे रखा है कि ये जो एरिया है ये एरिया ए है, ऐसा कुछ। मुझे दे रखा है कि यहाँ पर जो फ्लूइड में प्रेशर है वो P है, और ds डिस्टेंस के बाद जो प्रेशर है वो P प्लस डेल P अपॉन डेल S इंटू ds है। यहाँ पर प्रेशर इतना है। मुझे कौन कौन से फोर्सेस को कंसीडर करना था यहाँ पर? प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स को। याद करो, यूलर्स और बर्नौली में 2 फोर्स कंसीडर किए थे, प्रेशर और ग्रेविटी। मान लिया कि यहाँ पर प्रेशर P है और यहाँ पर P प्लस डेल P अपॉन डेल S इंटू ds है। एक फोर्स और लगेगा ग्रेविटी का, ये mg है। और मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये कितना है, थीटा है। और अगर ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा एक कंपोनेंट। और मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो आपकी यहां से यहां तक का एलिवेशन डिफरेंस है वो dz है। और अगर ये dz है और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। ठीक। प्रदीप लिख रहे हैं टर्बुलेंट फोर्स निग्लेक्टेड देन फ्लो लेमिनार होगा। हाँ सही लिख रहे हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। मुझे क्या करना है यहाँ पर, फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से,
अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या फिर कुछ एक्सेलरेशन से, तो मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। देखो मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन देख लो कितना होगा। एक्सेलरेशन कौन कौन सा होगा, एक तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, एक लोकल एक्सेलरेशन होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कौन सा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज द लोकल एक्सेलरेशन। तो आप अगर देखोगे तो v इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, v इंटू डी वी अपॉन डी एस, ये आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है, और dv अपॉन dt ये आपका लोकल एक्सेलरेशन है। ये कन्वेक्टिव है और ये लोकल एक्सेलरेशन है। ठीक, अब जो लोकल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। लोकल एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, मैंने स्टडी स्टेट माना, स्टडी स्टेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस नहीं होगा, ये जीरो होगा। क्यों, क्योंकि स्टडी स्टेट है। तो एक्सेलरेशन आपका कितना बचेगा, v इंटू डी वी अपॉन डी एस, ये ऐसा आएगा। और अगर ऐसा आ गया तो मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, और एफ नेट कितना होगा, प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस कर लो। यहाँ पर प्रेशर फोर्स कितना है, प्रेशर इंटू एरिया, माइनस यहाँ पर कितना है, ये प्रेशर इंटू एरिया, पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू एरिया, माइनस एम जी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन कितना है, v इंटू डी वी अपॉन डी एस, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा होगा, प्रेशर इंटू एरिया और ये प्रेशर इंटू एरिया ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू एरिया, माइनस हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ रो जी, रो इंटू डी वी इंटू जी इंटू कॉस थीटा। मास को रो इंटू डी वी लिख दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा एम, एम को लिख दिया रो इंटू डी वी अगेन इंटू वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। ये देखो डी एस इंटू एरिया होगा क्या, वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम और इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा, यहां पर देखो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये ds है, ये dz है और ये थीटा है, ये ds, ये dz और ये थीटा, कुछ ऐसा ट्राइंगल दिख रहा होगा। ये थीटा है, ये dz है और ये ds है। तो cos थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, dz अपॉन ds, ये वैल्यू हो जाएगी cos थीटा। ठीक, तो वैल्यू पुट करो यहां पर, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन था लेकिन मैं केवल एक ही डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, एस डायरेक्शन में, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख दो, डेल पी अपॉन डेल एस लिख दो या डीपी अपॉन डी एस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। तो इसको माइनस डीपी अपॉन डी एस लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ रो इंटू जी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, dz अपॉन ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू वी dv अपॉन ds, ऐसा हो जाएगा। सबको इंटीग्रेट कर दो ds के रिस्पेक्ट में, तो ds से ds खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस ऑफ dp माइनस ऑफ रो जी dz इज इक्वल टू रो वी dv, ऐसा। ये माइनस और ये माइनस उधर जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और पूरी इक्वेशन को डेंसिटी से डिवाइड करो तो dp अपॉन रो प्लस v इंटू डी वी प्लस डी इंटू जी इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो आपकी इक्वेशन निकल करके आई, यही क्या है, यूलर्स इक्वेशन।
हम लोगों ने किया क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है। मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है, या फिर एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं पहले से 11th क्लास में ना। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए लगाया। एफ नेट यहाँ पर कौन कौन सा हुआ, प्रेशर फोर्स माइनस प्रेशर फोर्स माइनस एम जी कॉस थीटा, ये लिखा है। एम इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सा, कन्वेक्टिव और लोकल, लोकल जीरो होगा बिकॉज द फ्लो इज स्टडी, तो ये हो जाएगा। मास को क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम हर जगह कैंसिल हो गया, यहाँ डीएस से डीएस कैंसिल, फाइनली ये आ गया, इसको इधर ले आया और डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। कौन सी इक्वेशन है, यूलर इक्वेशन। ठीक, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। एक बार इसको नोट करना फिर आगे बात करते हैं। एक बार इसको नोट करना फिर आगे बात करते हैं, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर लिया ना? ठीक है, सुनो, ये क्या है, आपकी यूलर इक्वेशन है। अगर मैं इसी को इंटीग्रेट करूं तो देखना, एक मिनट। अगर मैं इसी इक्वेशन को डीपी अपॉन रू प्लस डीवी अपॉन वी, सॉरी वी डीवी प्लस जी डी जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर इसी इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूं तो देखो क्या हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर कहीं मोमेंटम कंजर्वेशन दे रखा है
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे रखा है, m इंटू डी वी दे रखा है, और आप उसको इंटीग्रेट करोगे m इंटू वी इंटू डी वी को, तो हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। मतलब अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है और उसको इंटीग्रेट करके निकालोगे तो इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन की आएगी हमेशा। तो अगर इसको इंटीग्रेट करूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, या फिर p बाई रो जी वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ ऐसा आएगा। और ये जो इक्वेशन ये कौन सी है, ये बर्नौली इक्वेशन है। ठीक, बर्नौली इक्वेशन यही तो बताती थी भाई कि जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब जो एनर्जी को हेड के फॉर्म में लिखूं, ये क्या है, ये क्या है, पी बाई रोजी क्या है, पी बाई रोजी क्या है, पी बाई रोजी क्या है, प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाई 2g क्या है, वेलोसिटी हेड, जेड क्या है, डॉटम हेड, और एक टर्म और आती है पी बाई रोजी प्लस जेड, ये क्या है, पीजोमेट्रिक हेड। ठीक, तो बर्नौली इक्वेशन का यही तो कहना है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, और एनर्जी को हेड के फॉर्म में लिखा है। हेड है क्या, हेड है क्या, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हेड क्या है, तो आप ये प्रेशर हेड है, काइनेटिक हेड है, डॉटम हेड है, लेकिन हेड क्या है, हेड है एनर्जी पर यूनिट वेट। फॉर एग्जांपल हेड क्या है, हेड इज द एनर्जी पर यूनिट वेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है पर यूनिट वेट, मतलब mg से डिवाइड कर दो, ये आपका हेड है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है पर यूनिट वेट, mg से डिवाइड कर दो, m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2g, ये हेड है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हेड क्या है, तो हेड इज द एनर्जी पर यूनिट वेट या पावर पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया क्या, ठीक। हेड क्या है, हेड इज द एनर्जी पर यूनिट वेट। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी mgh पर यूनिट वेट, mg से डिवाइड करो क्या बचेगा, h बचेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, mg से डिवाइड करो, m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v स्क्वायर बाई 2g। तो हेड इज द एनर्जी पर यूनिट वेट। तो उसमें लिख लेना उसमें लिख लेना वेयर हेड इज द एनर्जी पर यूनिट वेट, वेयर हेड इज द एनर्जी पर यूनिट वेट, वेयर हेड इज द एनर्जी पर यूनिट वेट। हाँ बोल सकते हैं, जो पी बाई रो है, पी बाई रोजी है ना बेटा, उसको पोटेंशियल हेड भी बोल सकते हो, और जो वी स्क्वायर बाई 2g है उसको काइनेटिक हेड भी बोल सकते हो, है ना। जो पी बाई रोजी है उसको आप, सॉरी, जो जेड है, पी बाई रोजी नहीं, जो जेड है, जो जेड है ना, इसको डॉटम हेड की जगह पोटेंशियल हेड भी बोल सकते हो, और जो वी स्क्वायर बाई 2g है इसको वेलोसिटी हेड की जगह काइनेटिक हेड भी बोल सकते हो, है ना। ठीक, 2 मिनट सुनो। बर्नौली इक्वेशन का मतलब यही है कि कहीं पर भी आप देखोगे तो प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डॉटम हेड का जो समेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर लॉसेस नहीं है तो। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है, ये बात सही है गलत है। फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है, ये बात सही है गलत है।
सही है गलत है? फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है हमेशा, सही है गलत है? ये बात सरासर गलत है। फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। देखने में लगता है कि बात सही है। फ्लूइड हमेशा हाई हेड से लो हेड फ्लो होता है। फ्लूइड हमेशा हाई टोटल हेड से लो टोटल हेड फ्लो होता है। अगर मुझसे कोई कहता है कि फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है, गलत। अगर मुझसे कोई कहता है फ्लूइड हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन फ्लो होता है, ये भी गलत। अगर मुझसे कोई कहता है फ्लूइड हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी फ्लो होता है, तो ये भी गलत। अगर मुझसे कोई कहता है कि फ्लूइड हाई टोटल हेड से लो टोटल हेड की तरफ फ्लो होता है, ये बात सही है। और वो टोटल हेड क्या है? वो टोटल हेड है P by rho z v square by 2z plus z is equal to constant। तो फ्लूइड का फ्लो केवल प्रेशर डिसाइड करेगा? नहीं, फ्लूइड का फ्लो प्रेशर भी डिसाइड करेगा, काइनेटिक हेड भी डिसाइड करेगा और डॉटम हेड भी डिसाइड करेगा। और टोटल हेड जिसका ज्यादा होगा, ज्यादा टोटल हेड से कम टोटल हेड की तरफ फ्लो होगा। प्रेशर ज्यादा हो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि प्रेशर बहुत कम हो और ये बहुत ज्यादा हो। तो फ्लूइड हमेशा हाई टोटल हेड से लो टोटल हेड की तरफ फ्लो होता है। फ्लूइड हमेशा हाई टोटल हेड से लो टोटल हेड की तरफ फ्लो होता है, ये बात सही है। फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, ये बात गलत है। फ्लूइड हमेशा हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ फ्लो होता है, ये बात गलत है। फ्लूइड हमेशा हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ फ्लो होता है, ये बात गलत है। टोटल एनर्जी का समेशन ज्यादा हो, वहां से टोटल एनर्जी का समेशन जहां कम है उधर फ्लो होगा, है ना? तो उसमें लिख लेना एक हेडिंग। बात करेंगे, एग्जांपल्स की बात करेंगे आगे, है ना? एक हेडिंग डालो, सॉरी एक एग्जाम एक लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, एक लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। फ्लूइड ऑलवेज फ्लो, फ्लूइड ऑलवेज फ्लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। क्लियर है? फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। 2 मिनट सुनो, आप एग्जांपल पूछ रहे हो ना, मुझे एक बात बताओ, जो बारिश का पानी है, जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, वो हमेशा यहां से ऊपर से नीचे आता है? बारिश का पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है? ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है। बारिश का पानी जो ऊपर से नीचे आता है, मुझे बता दो कि ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है? बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है, ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है कम होता है? ऊपर प्रेशर कम होता है ना भाई, सबको पता है। तो बारिश का पानी हमेशा ऊपर होता है लो प्रेशर पे, और नीचे आता है कहां पर? हाई प्रेशर पे। तो बारिश का पानी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर भी फ्लो हो सकता है। जो कोई जरूरी नहीं है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही फ्लो हो। ठीक है, क्लियर है? ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि प्रेशर पे फ्लो डिपेंड ही नहीं करता। फ्लो किस पे डिपेंड करता है? टोटल एनर्जी पे। इसका एलिवेशन बहुत ज्यादा था, जेड बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी क्या हो गई, इसकी ज्यादा हो गई। यहाँ पर टोटल हेड ज्यादा था और यहाँ पर टोटल हेड कम था, इसलिए हाई हेड से लो हेड फ्लो हो रहा है ना? सुनो, अब ये जो बर्नौली इक्वेशन है ना, ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब अपन थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं ना, बुक से पढ़ते हैं, या फिर जिनको लगता है कि थ्योरी तो अपन ने पढ़ ली, अपन को केवल न्यूमेरिकल करना है, उनको थ्योरी में सच में कुछ नहीं आता। आप समझो, आप एग्जाम निकाल भी लोगे ना, न्यूमेरिकल सीख भी लोगे, एग्जाम निकाल भी लोगे, आपसे जाकर के वहां पूछा जाएगा ना कि फ्लो प्रेशर पे डिपेंड करता है नहीं करता, फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा, आप यस बोल करके आओगे, आप कोई भी एग्जाम निकाल लो, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होगे, है ना? तो थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी की इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल है। आप समझो, केवल एग्जाम
न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकालना, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी फेस करना है। कोई भी हो, बीएआरसी हो, आईएसआरओ हो, आईओसीएल हो, ओएनजीसी हो, पावर ग्रिड हो, या फिर सिविल वालों के लिए जितने भी पीएसयूज हैं वो हो, आपको केवल रिटन एग्जाम नहीं निकालना है, आपको इंटरव्यू भी निकालना है। अगर आपको इंटरव्यू भी निकालना है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। 2 मिनट सुनना। जो बर्नौली है ना, जो बर्नौली है, उसको मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से भी प्रूफ कर सकता हूँ। मैकेनिकल वालों के लिए बता रहा हूँ, 2-4 मिनट के लिए, सिविल वाले रुकना थोड़ी, मैकेनिकल वालों के लिए केवल बता रहा हूँ। फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बता रहा हूँ केवल मैकेनिकल के लिए, है ना। आपको याद होगा जो मैकेनिकल में है, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा कॉलेज में थोड़ी बहुत, और अगर थर्मो थोड़ी बहुत पढ़ा है तो आप लोगों ने अगर आप लोगों ने कॉलेज में थर्मो पढ़ा है तो आप लोगों ने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा होगा। और जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो क्या होता था, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस डेल क्यू बाई डेल एम इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस डेल W बाई डेल एम, ये होता था। मैं यहाँ पर कुछ कुछ अजम्पशन ले रहा हूँ, सुनना। पहला, नो हीट ट्रांसफर। दूसरा, नो वर्क ट्रांसफर। तीसरा, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चौथा, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी को क्या मान रहा हूँ, कांस्टेंट, या फिर ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू रो मान रहा हूँ। ठीक, आपको पता है यहाँ पर जो एंथैल्पी लिखी है ना, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है। आपको थोड़ी बहुत थर्मो पता होगा, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, तो ये हो जाएगा U1 प्लस P1 V1 प्लस हो जाएगा V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस हो जाएगा GZ1 प्लस हो जाएगा डेल क्यू बाई डेल एम इज इक्वल टू H2 को लिख सकता हूँ U2 प्लस P2 V2 प्लस हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस हो जाएगा GZ2 प्लस हो जाएगा डेल W बाई डेल एम। ऐसा 2 मिनट सुनो। अब यहाँ पर जो देखो, जो हीट ट्रांसफर है उसको मैंने कितना लिया है, 0 लिया है, नो हीट ट्रांसफर माना है। फिर मैंने नो वर्क ट्रांसफर माना है। ठीक, उसके बाद मैंने इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं माना, तो U1 U2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखो कितना आएगा, आपको पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डेंसिटी। ये क्या है, ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास, मतलब वॉल्यूम अपॉन मास मतलब 1 अपॉन डेंसिटी। तो जो P1 अपॉन P1 इंटू V1 है, इसकी जगह लिख सकते हो P1 अपॉन ρ1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू आ जाएगा P2 अपॉन ρ2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2, ऐसा आ जाएगा। एक काम करो, पूरे इक्वेशन को G से डिवाइड कर दो, P1 अपॉन रो अपन ने बराबर माना था दोनों, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, या फिर P बाई रो जी V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सी इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन।
ठीक, मतलब कि बर्नौली इक्वेशन कहीं अलग से नहीं आई है। बर्नौली इक्वेशन इज द लिमिटेड फॉर्म ऑफ द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एक व्यापक रूप है, एक जनरल फॉर्म है एनर्जी कंजर्वेशन का। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आती है, आप लोग थर्मो में पढ़ोगे। तो अगर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में मैं कुछ कुछ अजम्पशन लूं, जैसे हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, इंटरनल एनर्जी में चेंज नेग्लिजिबल माना और फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल माना, कुछ कुछ अजम्पशन लूं तो जो इक्वेशन आएगी वो बर्नौली आएगी। ईएस के कन्वेंशनल में बहुत बार पूछा गया है, प्रूव दैट बर्नौली इज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। कर सकते हैं अपन, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। याद रखना कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी किससे, बर्नौली से। क्यों? क्योंकि बर्नौली उसका एक लिमिटेड फॉर्म है, उसका एक स्पेशल केस है किसका, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। ठीक है, आप पूछ रहे हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, इज इट वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल और फॉर बोथ? ये दोनों के लिए वैलिड होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए, है ना। केवल रिवर्सिबल के लिए नहीं होता। आप जब थर्मो पढ़ोगे तो आप समझोगे इन सारी चीजों को। इसको एक बार नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। इसको एक बार नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। थर्मोडायनेमिक्स का तो नहीं पता मुझे, एचएमटी तो मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। थर्मो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, कोई और भी पढ़ा सकता है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया क्या? इवन सिविल वालों ने भी ये पढ़ा होगा यार, सिविल वालों को भी याद होगा, 11th क्लास में उनने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ी होगी। और आप लोग जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो शायद इंजीनियरिंग में, तो फर्स्ट ईयर में सिविल वालों को भी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है शायद, जहां तक मुझे पता है कि सिविल वालों को भी फर्स्ट ईयर में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स वगैरह कुछ पढ़ाया जाता है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती है, उसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, है ना। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर लिया ना? उसमें लिख लेना हैंस, उसमें लिख लेना हैंस, हैंस बर्नौली इक्वेशन, हैंस बर्नौली इक्वेशन is a limited form, hence Bernoulli equation is a limited form of steady flow energy equation. Hence Bernoulli equation is a limited form of steady flow energy equation. क्लियर है? 2 मिनट सुनो। कुछ डिवाइसेस है जो बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड है, उनकी अपन बात करेंगे। तो जो डिवाइस, देखो बर्नौली इक्वेशन के प्रूफ कई तरह से हो सकते हैं। एक तो बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ यूलर्स इक्वेशन से हो सकता है, एक बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हो सकता है, एक बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ आगे मैं आपको वॉर्टेक्स मोशन पढ़ाऊंगा, जिस समय मैं आपको फ्री वॉर्टेक्स पढ़ाऊंगा उस समय भी बर्नौली में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा फ्री वॉर्टेक्स से, वहां से भी हो जाता है ना।
और भी कई सारी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है जहां से बर्नौली को प्रूफ किया जा सकता है। तो बहुत एक जनरल सी इक्वेशन है बर्नौली, है ना। अब बर्नौली पे बेस्ड कुछ डिवाइसेस है, उनकी अपन बात करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। एक हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। सुनना, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, वेंचुरी मीटर की। दूसरा हम लोग बात करते हैं ऑरिफिस मीटर की। तीसरा हम लोग बात करते हैं फ्लो नोजल की। चौथा हम लोग बात करते हैं पिटॉट ट्यूब की। ठीक, ये जो तीनों डिवाइसेस हैं, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और फ्लो नोजल, ये तीनों है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, डिस्चार्ज या फिर फ्लो मेजरमेंट के लिए। और ये जो डिवाइस है ये किसके लिए है, ये आपकी वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए है। इसको एक बार नोट करो, फिर एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग डाल लेना, वेंचुरी मीटर। बेटा एप्लीकेशन लिखा था अपन ने, हेडिंग अपन ने लिखी थी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन। हेडिंग लिखी थी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, या फिर ऐसा लिख लेना, डिवाइसेस बेस्ड ऑन बर्नौली इक्वेशन, कुछ भी लिख लो। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, उसमें चार चीजें हैं, चार डिवाइसेस है जो उस पर बेस्ड है। पहला वेंचुरी, दूसरा ऑरिफिस, फ्लो नोजल और पिटॉट ट्यूब। पहली तीन फ्लो मेजरमेंट के लिए और उसके बाद वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए। आशीष लिख रहे हैं कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे ड्राइव कर ली। बेटा वो थर्मो का विषय है कि कैसे ड्राइव करेंगे, बात करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के ना, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, सुनो। फर्स्ट हेडिंग डालना, वेंचुरी मीटर। 2 मिनट सुनो, इसमें भी पहली हेडिंग डालना, डिजाइन ऑफ वेंचुरी मीटर। इसमें भी पहली हेडिंग डालना, डिजाइन ऑफ वेंचुरी मीटर। देखो कुछ ऐसा है, ये आपका मेन डायमीटर है, ये कुछ कैपिटल डी है, ये आपका थ्रोट डायमीटर है, ये स्मॉल डी है। ठीक, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। सुन लो, समस्या क्या है। समस्या ये है कि जैसे ये फ्लूइड 1 से 2 में फ्लो होगा, जैसे फ्लूइड 1 से 2 में फ्लो होगा, 1 से 2 में फ्लो होगा तो जो एरिया है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। 1 से 2 में एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। 1 से 2 में एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक, 1 से 2 में एरिया डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और प्रेशर कम होगा, और आपको पता है कि इस दुनिया में कहीं भी प्रेशर कम होता है
आपको पता है कि इस दुनिया में कहीं भी प्रेशर कम होता है तो चांसेस होते हैं किसके, कैविटेशन के। आपको कैविटेशन याद है क्या? कैविटेशन और वेपर प्रेशर याद है क्या? दूसरी या तीसरी क्लास याद करो, कैविटेशन और वेपर प्रेशर पढ़ाया था। मैंने बोला था कि when the liquid and its vapor are in equilibrium, then the pressure exerted by the vapor or the liquid surface is the vapor pressure, and if the vapor pressure of the liquid dominates the atmospheric pressure, then vaporization start। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? वो बबल्स बनने शुरू हो गए थे, आगे जाकर के बबल्स कोलैप्स हो गए थे, कैविटेशन था, और मैंने बोला था कि कैविटेशन की वजह से पिटिंग इफेक्ट होगा, और मेरी चाहत थी कि कभी कैविटेशन ना हो। याद आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप 1 से 2 में जाओगे तो एरिया कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और अगर यहाँ पर प्रेशर कम है तो चांसेस होंगे किसके, कैविटेशन के। और मेरी चाहत ये है कि कैविटेशन ना हो, और अगर कैविटेशन ना हो तो यहाँ 2 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि कैविटेशन ना हो तो 2 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो तो किससे कम नहीं होना चाहिए, वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जैसे ही वेपर प्रेशर से कम हुआ तो कैविटेशन होने लग जाएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं सब कुछ। तो 2 पॉइंट पे प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, प्रेशर कम क्यों हो रहा था? प्रेशर कम इसलिए हो रहा था क्योंकि आगे जाने पे एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रेशर यहाँ पर एक लिमिट से कम ना हो। इसका मतलब है कि थ्रोट का डायमीटर है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से कम नहीं किया जा सकता। ये जो एरिया है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से कम नहीं किया जा सकता। अगर आपने एरिया बहुत ज्यादा कम कर दिया तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, कैविटेशन होने लग जाएगा। मींस द थ्रोट एरिया शुड नॉट बी लेस देन ए पर्टिकुलर लिमिट। और जो प्रैक्टिकली लिमिट होती है डी की, वो ये बड़ा होता है D/3 से 3D/4। ये लिमिट होती है प्रैक्टिकली किसकी, डी की। ठीक, तो उसमें लिख लेना, इसमें डिजाइन ऑफ वेंचुरीमीटर में भी ए नंबर लिखना, टू अवॉइड द कैविटेशन। इसको ड्रॉ करना एक बार, फिर आगे बात करते हैं। अब ये नोट कर पाए क्या? इसको एक बार ड्रॉ करना, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया ना? मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको कैविटेशन को अवॉइड करना है तो यहाँ पर प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, और अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए तो थ्रोट का जो डायमीटर है, थ्रोट का जो एरिया है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। तो उसमें लिख लेना, टू अवॉइड द कैविटेशन। उसमें लिख लेना, टू अवॉइड द कैविटेशन, टू अवॉइड द कैविटेशन pressure at the throat, to avoid the cavitation pressure at the throat, to avoid the cavitation pressure at the throat should not be less than a particular limit. Sorry, to avoid the cavitation pressure at the throat should not be less than the vapor pressure of the liquid, vapor pressure of the fluid,
To avoid the cavitation, pressure at the throat should not be less than vapor pressure of the fluid. To avoid the cavitation, pressure at the throat should not be less than the vapor pressure of the fluid. Hence, diameter of the throat, hence diameter of the throat should not be less than a particular limit. Hence, diameter of the throat should not be less than a particular limit. Diameter of the throat should not be less than a particular limit. क्लियर है बात? सिंपल सी बात है कि भैया हम चाहते हैं कि कैविटेशन ना हो तो प्रेशर एक पर्टिकुलर लिमिट से कम नहीं होना चाहिए, और प्रेशर कम किसके वजह से हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर एरिया डिक्रीज हो रहा था, द एरिया शुड नॉट बी लेस देन ए पर्टिकुलर लिमिट। ठीक, आगे सेकंड लिखना, बी नंबर, टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। फ्लो सेपरेशन क्या होता है देखो, फ्लो सेपरेशन क्या होता है देखो 2 मिनट। मामला कुछ ऐसा है कि ये कोई एक वेंचुरीमीटर है, मान लो कि कोई वेंचुरीमीटर है और यहाँ पर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक, ये आपका 1 है, ये आपका 2 पॉइंट है और ये आपका 3 पॉइंट। ठीक, 2 मिनट सुनना, ध्यान से सुनना। फ्लूइड यहाँ पर फ्लो हो रहा है, आपको कोई समस्या नहीं है। आपको पता है कि जब भी एरिया डिक्रीज होता है ना, एरिया डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है। तो आप 1 से 2 में जाओगे तो एरिया डिक्रीज हो रहा है, 1 से 2 में एरिया डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। 2 से 3 में आप गए, एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर 2 पे ज्यादा है या 3 पे ज्यादा है? प्रेशर 2 पे ज्यादा है, 3 पे ज्यादा है? प्रेशर 2 पर ज्यादा है, 3 पर ज्यादा है? प्रेशर 3 पर ज्यादा है, 2 पर प्रेशर कम है। फ्लो कहां से कहां हो रहा है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर। याद रखना, आपको उनको पता है कि फ्लूइड कोई जरूरी थोड़ी ना कि हाई से लो प्रेशर फ्लो हो। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि फ्लूइड का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो, कोई जरूरी नहीं है। फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। देखो यहीं पर बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, फिर भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का फ्लो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता मेरे भाई। फ्लूइड, ये अपन को धोखा है कि फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है। ये अपन को धोखा है कि फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है। फ्लूइड फ्लो होता है हाई टोटल हेड से लो टोटल हेड। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, फिर भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का टोटल हेड 2 पर ज्यादा है और 3 पर कम है। तो देखो, टोटल हेड P by rho z V square by 2z plus z इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आपको पता है कि टोटल हेड जो है
at 2 is greater than at 3. Hence, fluid is flowing from 2 to 3. यहां तक बात समझ में आती है? While प्रेशर क्या है, P2 ज्यादा है किससे? P3 से। While प्रेशर किससे ज्यादा है? P3 से ज्यादा है। P2 P3 से ज्यादा नहीं, कम है, सॉरी कम है। ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, एक प्रेशर कम है इससे। ये सब बात चल रही थी किसी एक्सियल पे, सेंटर पॉइंट पे, ठीक। मैं देख रहा हूं नियर द पाइप सरफेस, मैं बात कर रहा हूं नियर द पाइप सरफेस। देखो मैं इस वाले डायग्राम को हटा रहा हूं। मोहित लिख रहे हैं कि पास्कल लॉ नहीं लगाएंगे। अरे भाई मेरे, पास्कल लॉ इज वैलिड फॉर स्टेशनरी फ्लूइड एंड हियर द फ्लूइड इज मूविंग, फ्लूइड इज मूविंग। पास्कल लॉ फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ा था, खत्म हो गया वो। फ्लूइड काइनेमेटिक्स भी खत्म हो गया, फ्लूइड डायनामिक्स आ गया। पास्कल लॉ इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर स्टेशनरी फ्लूइड। और यहाँ पर फ्लूइड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। अच्छा वही बोल रहे थे क्या? ठीक 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 ठीक। अच्छा उसको बता रहे थे, ठीक ठीक ठीक। पास्कल लॉ स्टैटिक के लिए वैलिड होता है ना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ नियर द पाइप सरफेस। 2 मिनट सुनना। नियर द पाइप सरफेस, पहली बात कि जो एलिवेशन डिफरेंस है जेड, Z2 लगभग बराबर है Z3 के। Z2 लगभग बराबर है Z3 के, एलिवेशन डिफरेंस नेग्लिजिबल है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, नियर द पाइप सरफेस कौन सी कंडीशन होती है? वेलोसिटी जीरो होगी, किसके वजह से? नो स्लिप कंडीशन। आपको याद आ रहा है नो स्लिप कंडीशन कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट पे आएगा, तो एट द कांटेक्ट पॉइंट जो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मतलब नियर द पाइप सरफेस नो स्लिप कंडीशन डेवलप होगी और वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक। तो देखो टोटल हेड क्या हो जाएगा? टोटल हेड क्या हो जाएगा? P बाई रो जी V²/2G प्लस जेड। ये क्या हो जाएगा? जीरो, किसके वजह से? नो स्लिप कंडीशन। इसको जीरो माना क्यों? निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि एलिवेशन डिफरेंस नेग्लिजिबल था, वेंचुरीमीटर हॉरिजॉन्टल रखा था। अब मुझे बताओ कि टोटल हेड में केवल और केवल क्या बचा? टोटल हेड में केवल और केवल क्या बचा? प्रेशर बचा, वेलोसिटी भी जीरो और एलिवेशन भी जीरो। अब अगर मुझसे कोई कहता है कि फ्लो केवल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, मैं बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, फ्लो प्रेशर पे ही डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वेलोसिटी इज जीरो ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन नियर द पाइप सरफेस एंड एलिवेशन डिफरेंस इज नेग्लिजिबल एज द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो सुनो, हेंस direction of flow will depend on pressure only, ठीक। अब 2 मिनट मेरी बात सुनो। यहाँ लो प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर, फिर भी फ्लो 2 से 3 में फ्लो हो रहा था। क्यों? क्योंकि 2 पर हाई टोटल हेड हाई ज्यादा था और 3 पर टोटल हेड कम था। टोटल हेड मतलब प्रेशर, वेलोसिटी और जेट। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये सब तो ठीक है, आप नियर द पाइप सरफेस देखो। नियर द पाइप सरफेस देखा, नियर द पाइप सरफेस देखा तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई, किसके वजह से? नो स्लिप कंडीशन के वजह से।
और एलिवेशन डिफरेंस नेग्लिजिबल है, उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल रखा है। तो नियर द पाइप सरफेस वेलोसिटी 0 और एलिवेशन डिफरेंस नेग्लिजिबल, तो बचा केवल क्या, प्रेशर। तो प्रेशर इज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर कहां पर, नियर द पाइप सरफेस। और प्रेशर आगे कैसा है, ज्यादा है, और पीछे कैसा है, कम है। तो फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा, मतलब नियर द पाइप सरफेस फ्लूइड बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा, कुछ इस तरह से। और उसको बोलते हैं एडीज फॉर्मेशन या फिर फ्लो सेपरेशन। बात समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ में आई, हाँ या नहीं? यहां पर फ्लो बैकवर्ड क्यों हुआ, ये समझ में आया? सुनो, 2 से 3, 2 पर लो प्रेशर था और 3 पर हाई प्रेशर था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता। यहां से यहां जाने पे एरिया डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर। यहां से यहां जाने पे एरिया बढ़ा, वेलोसिटी कम हुई, प्रेशर बढ़ा, यहाँ हाई प्रेशर, कोई समस्या नहीं। एट एट द मिडिल ऑफ द पाइप में फ्लो 2 से 3 हो रहा था, क्यों? क्योंकि फ्लो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, टोटल हेड पे डिपेंड करता है। टोटल हेड क्या क्या, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और जेट। 2 पर टोटल हेड ज्यादा था, 3 पर टोटल हेड कम था, 2 से 3 फ्लो हो रहा था, कोई समस्या नहीं थी किसी को। ये लिखा। प्रेशर कहां पर ज्यादा है, 3 पर ज्यादा है, फिर भी 2 से 3 हो रहा था क्योंकि 2 पर टोटल हेड ज्यादा है। लेकिन मैंने कहा नियर द पाइप सरफेस देखो, तो जेड का तो कोई महत्व नहीं है क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल रखा है, जेड को निग्लेक्ट कर दिया। नियर द पाइप सरफेस वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन, तो टोटल हेड में जब वेलोसिटी 0 हो गई और जेड 0 हो गया, तो बचा केवल क्या, प्रेशर। टोटल हेड ही फ्लो के डायरेक्शन को डिफाइन करता था, लेकिन वेलोसिटी और जेट के 0 हो जाने से टोटल हेड प्रेशर हेड के बराबर हो गया। मतलब नियर द पाइप सरफेस प्रेशर ही डिसाइड करेगा कि फ्लो की डायरेक्शन कैसी है। तो नियर द पाइप सरफेस प्रेशर ही डिसाइड करेगा कि फ्लो की डायरेक्शन कैसी होगी। और आगे जाने पे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्लो कैसा होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो फ्लो कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा नियर द पाइप सरफेस। क्लियर है बात? तो इसको अपन बोलते हैं एडीज फॉर्मेशन या फ्लो सेपरेशन। यहां तक बात समझ में आई क्या? एलिवेशन नेग्लिजिबल होता है, एलिवेशन नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, प्रेशर और वेलोसिटी के कंपैरिजन में एलिवेशन डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है। यहां तक बात समझ में आई क्या, हाँ या नहीं? इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, टोटल हेड की इक्वल प्रेशर हो गया है, ये तो समझ आ गया, लेकिन एडीज कैसे फॉर्म हुई ये समझ नहीं आया। बेटा एडीज का मतलब केवल इतना सा है, एडीज का मतलब केवल इतना सा है
कि आपका फ्लो क्या हो गया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया है। मतलब ये यहां पर आप देखोगे कहीं भी 2 पॉइंट पे, यहाँ पर मान लो 2 पॉइंट मान लो, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आगे मान लो, तो आगे हाई प्रेशर है, पीछे लो प्रेशर है, तो इस पे हाई प्रेशर, इस पे लो प्रेशर, तो फ्लो बैकवर्ड हो जाएगा ना। जो फ्लो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है उसी को एडीज फॉर्मेशन बोलते हैं ना। आगे हाई प्रेशर, पीछे लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फ्लो बैकवर्ड आने लग जाएगा, उसी को एडीज फॉर्मेशन बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई क्या, हाँ या नहीं? हाँ भाई, यहां तक बात समझ में आई, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया होगा। सरफेस के पास प्रेशर कम होता है, सरफेस के पास प्रेशर कम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि सरफेस के पास प्रेशर कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या इसको? नोट कर लिया है क्या? ठीक है, उसमें लिखना फ्लूइड इज फ्लोइंग fluid is flowing from point 2 to point 3, from point 2 fluid is flowing from point 2 to point 3, fluid is flowing from point 2 to point 3 because total head total head at point 2, fluid is flowing from point 2 to point 3 because total head at point 2 is greater than that of point 3, because total head at point 2 is greater than that of point 3, because total head at point 2 is greater than that of point 3. But near the pipe surface, but near the pipe surface, but near the pipe surface, velocity will be zero due to the no slip condition. But near the pipe surface, velocity will be zero due to the no slip condition. But near the pipe surface, velocity will be zero. But near the pipe surface, velocity will be zero due to the no slip condition. Velocity will be zero due to the no slip condition. And if elevation difference is negligible, velocity is zero due to the no slip condition. And if elevation difference is negligible, then pressure will be only deciding factor of the direction. Then pressure will be only deciding factor. Pressure will be only deciding factor of the direction of the flow. Of the direction of flow. Of the direction of flow. Of the direction of flow. Hence, fluid will start to flow in. Hence, fluid is
will start to flow. Fluid will start to flow in backward direction. Hence, fluid will start to flow in backward direction. Hence, fluid will start to flow in backward direction. Fluid will start to flow in backward direction, and eddies will start to form. Hence, fluid will start to flow in backward direction, and eddies will start to flow. Eddies will start to form. Fluid will start to flow in backward direction, and eddies will start to form. This is known as flow separation. This is known as flow separation. ठीक, मुझे बता दो कि यहां तक आपको बात समझ में आई है या फिर यहां तक कोई डाउट है? यहां तक आपको बात समझ में आई है या फिर यहां तक कोई डाउट है? फ्लो सेपरेशन हुआ क्यों, ये बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई कि भाई यहां पर आप नियर द पाइप सरफेस देखोगे तो वेलोसिटी 0 हो गई, एलिवेशन डिफरेंस है नहीं, देन प्रेशर केवल डिसाइडिंग फैक्टर होगा, और आगे जाने पे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो फ्लो बैकवर्ड हो जाएगा, और इसी को आप क्या कह रहे हो, इसी को आप क्या कह रहे हो, फ्लो सेपरेशन कह रहे हो ना। प्रदीप लिख रहे हैं सर ओपन चैनल में सरफेस के पास में वाटर रोटेट होता है, ऐसा क्यों होता है? सरफेस के पास में वाटर रोटेट होता है, ऐसा क्यों होता है? यही कारण है बेटा, यही कारण है, एडीज फॉर्म होती है, वाटर रोटेट होते हुए जाता है ना। ठीक है, सुनो उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूं कि फ्लो सेपरेशन ना हो। फ्लो सेपरेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि फ्लो बैकवर्ड हो गया था। फ्लो बैकवर्ड क्यों हो गया था? क्योंकि आगे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा था। आगे जाने पे प्रेशर क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि एरिया बढ़ रहा था। तो आगे जाने पे प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा फ्लो बैकवर्ड होगा, और प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ेगा जितना ज्यादा एरिया आगे जाने पे बढ़ेगा। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि जो डाइवर्जिंग है ना, ये डाइवर्जिंग है, ये बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग ना हो। तो यहाँ पर एक एंगल होता है, ये अल्फा है और ये बीटा है। बीटा क्या है? बीटा है कन्वर्जेंस एंगल। बीटा की वैल्यू लगभग होती है 15 टू 20 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू लगभग होती है 5 टू 7 डिग्री। ये जो डाइवर्जिंग एंगल है यहाँ पर हमेशा कम रखते हैं ना। तो अल्फा क्या है? डाइवर्जिंग एंगल है, लिख लेना। बीटा क्या है? कन्वर्जिंग एंगल है। सिंपल सी बात है भाई, आगे जाने पे प्रेशर जितना ज्यादा होगा फ्लो उतना बैकवर्ड होगा। मैं चाहता हूँ आगे जाने पे प्रेशर बहुत ज्यादा तेजी से ना बढ़े, अगर चाहता हूँ तो एरिया आगे जाने पे बहुत ज्यादा ना बढ़े, मतलब डाइवर्जिंग एंगल क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। तो उसमें लिख लेना, उसमें लिख लेना टू अवॉइड द कैविटेशन, उसमें लिख लेना टू अवॉइड द कैविटेशन, उसमें लिख लेना टू अवॉइड द कैविटेशन, सॉरी टू अवॉइड द फ्लो सेपरेशन, सॉरी टू अवॉइड द फ्लो सेपरेशन। कैविटेशन तो अपन कर चुके थे ना पहले। टू अवॉइड द फ्लो सेपरेशन, टू अवॉइड द फ्लो सेपरेशन, divergence angle should be low, divergence angle should be small. To avoid the flow separation, divergence angle alpha should be small. वैल्यू लिख लेना, प्रैक्टिकली इसकी 5 टू 7 डिग्री होती है और इसकी 10 टू 15 डिग्री होती है, ऐसा कुछ है ना। इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। यहां तक डायनेमिक्स में कोई डाउट हो तो पूछो। इसके बाद एक हेडिंग डाल लेना, ये आपकी डिजाइन थी, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि भैया कैविटेशन वगैरह कैसे होता है वेंचुरीमीटर में, कई बार पूछ लेता है फ्लो सेपरेशन कैसे होता है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कैविटेशन अवॉइड करने के लिए क्या करते हो, थ्रोट का डायमीटर एक पर्टिकुलर लिमिट से कम नहीं होना चाहिए,
फ्लो सेपरेशन अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जो डाइवर्जेंस एंगल है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, है ना। तो एक हेडिंग डालना कैलकुलेशन, एक हेडिंग डालना कैलकुलेशन। जो वेंचुरोमीटर की कुछ कैलकुलेशन है उनको देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। देखो सुनना 2 मिनट। मान लो ये एक वेंचुरोमीटर है, इसमें ये कोई एक डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है। ये कुछ ऐसा है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, और फ्लूइड यहाँ पर फ्लो हो रहा है कुछ कुछ वेलोसिटी से। आपको पता है कि जैसे आप 2 पर जाओगे, एरिया कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर 2 पर प्रेशर कम है, अगर 2 पर प्रेशर कम है तो जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की सिचुएशन ऐसी होगी, यहाँ पर प्रेशर कम है, ये ऊपर आ जाएगा। और आपको दे रखा है कि ये जो है ना, ये आपका y है, और ये आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन है ये x है। ये आपका क्या है, ये आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो m है। और यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको डिस्चार्ज निकालना है कि यहाँ वेंचुरोमीटर से डिस्चार्ज कितना था। तो आप क्या करोगे, 1 और 2 पर बर्नौली लगा दो। तो देखो बर्नौली एट 1 एंड 2। अब बर्नौली लगाओगे तो हो जाएगा P1 बाई रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 बाई रो जी V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ऐसा हो जाएगा, सही लिखा है ना। ये जो P1 बाई रो जी प्लस Z1 है ना, माइनस जो P2 बाई रो जी प्लस Z2 है ना, इसको मैं लिख रहा हूं H। H क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका पीजोमेट्रिक हेड है। ये भी आपका क्या है, पीजोमेट्रिक हेड है। इन दोनों के डिफरेंस को मैं क्या लिख रहा हूँ, H लिख रहा हूँ। ठीक, बाद में बात करेंगे कि H को कैलकुलेट कैसे करना है। तो अगर इनको H लिखूं P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2, ये H इज इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। एक इक्वेशन और आएगी, कहां से, आपको पता है कि मास कंटिन्यूटी इक्वेशन से, मास कंजर्वेशन से या डिस्चार्ज कंजर्वेशन से, कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप लिख सकते हो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और यहां से आप V2 की वैल्यू लिख सकते हो A1 V1 अपॉन A2। तो V2 की वैल्यू यहां पर पुट करना,
a1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, v2 की वैल्यू निकाली, यहाँ पर पुट कर दिया, इतना आ गया। अब v1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, v1 स्क्वायर कॉमन लेना, यहाँ पर बचेगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh, ऐसा कुछ। देखो सही लिखा है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh इंटू a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। a2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया इधर और इधर, फाइनली ऐसा होगा। और ये इसको लिख सकता हूं v1 इज इक्वल टू a2 अंडर रूट 2gh अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ पर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा a1 v1, तो डिस्चार्ज हो जाएगा a1 v1 होता है, a1 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, a1 a2 अंडर रूट 2gh अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये क्या है, आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? कुछ भी नहीं किया है अपन ने, केवल बर्नौली लगाई है 1 और 2 पर। 1 और 2 पर बर्नौली लगाया, ये कुछ ऐसा आया। जो पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस था, पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस था, उसको एच पुट किया। फाइनली अपन ने एक इक्वेशन बनाई यहाँ पर v2 और v1 में, एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से लाए, v2 की वैल्यू पुट की, v1 की वैल्यू निकाली, और डिस्चार्ज इज इक्वल टू a1 v2 a1 v1 हो जाएगा। ये क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। बेटा जितना लिखा है उसको तो लिखो, एक्स वाई की बात करेंगे अपन। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर पाए क्या? ठीक है, सुनो 2 मिनट। अपन ने क्या किया, वेंचुरीमीटर लगाया था एक, उसे बर्नौली लगाया, फाइनली ये आ गया, ठीक।
अब ये एक्स और वाई कहाँ से आया, एक्स और वाई कहाँ से आया, तो मेरे भाई ये है क्या, ये एक मैनोमीटर है ना, ये एक मैनोमीटर है। याद करो मैनोमीटर अपन ने नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है भाई, कहाँ पर पढ़ा है, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में मैनोमीटर अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था और क्वेश्चंस भी किए थे उसके। तो मैनोमीटर, वेंचुरीमीटर में एक मैनोमीटर लगा हुआ है जिसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन कितना है, एक्स है, और यहाँ सेंटर ऑफ द पाइप से मैनोमीटर की जो डिस्टेंस है वो वाई है। तो ये रीडिंग आप कहाँ से लोगे, ये रीडिंग आप मैनोमीटर वगैरह में लोगे, एक्स और वाई की। ठीक, ये एच कहाँ से आएगा, ये एच आएगा इस मैनोमीटर की कैलकुलेशन करने से। ठीक, इसकी बात करते हैं अपन कल। मुझे बस इतना बता दूं, अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है पूरा फ्लूइड डायनामिक्स में, कि फ्लूइड डायनामिक्स में अपन ने 5 फोर्सेस की बात करेंगे, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट और कंप्रेसिबिलिटी। फिर बात करी अपन ने किसकी, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट की, नेवियर स्टोक्स की, यूलर्स की, बर्नौली की। फिर अपन ने डेरिवेशन देखा किसका, यूलर्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड था। एक बार यूलर्स से बर्नौली को प्रूफ किया अपन ने, और एक बार बर्नौली को प्रूफ किया अपन ने किससे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। और मैंने आपको बताया होगा कि बर्नौली इक्वेशन इज ए जनरल फॉर्म या फिर लिमिटेड फॉर्म ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, है ना। फिर हम लोग किस में आए थे, बर्नौली के एप्लीकेशन में। पहला एप्लीकेशन कौन देखा था, वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर में सबसे पहले डिजाइन ऑफ वेंचुरीमीटर, दो चीजें, पहला टू अवॉइड द कैविटेशन और दूसरा टू अवॉइड द फ्लो सेपरेशन, और उसके बाद ये कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें मैनोमीटर की कैलकुलेशन बची है, एच कैसे निकालना है उसकी बात करेंगे। यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है क्या। एक बार पिटिंग इफेक्ट, पिटिंग इफेक्ट क्या होता है, पिटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब कैविटेशन होता है तो उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, कैविटेशन होता है तो बबल्स फॉर्म होते हैं, आगे जाकर के बबल्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो जब बबल्स कोलैप्स होते हैं तो वहां पर कोलिजन के वजह से कुछ एक स्ट्रेस जनरेट हो जाती है, किसमें, पाइप के सरफेस में। तो जो स्ट्रेस जनरेट होती है और पाइप की सरफेस उसकी वजह से खराब होती है, उसी को पिटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो बबल्स के कोलिजन के वजह से, बबल्स के फूटने की वजह से जो पाइप की सरफेस खराब होती है उसको पिटिंग इफेक्ट बोलते हैं ना। ठीक है, ठीक, तो आप समझो मेरी बात को, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको थ्योरी, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सारी चीजें सही होती है ना, तब जाकर के आप कहीं सिलेक्ट हो गया ना। केवल न्यूमेरिकल लगाने बस से कुछ नहीं होगा, है ना। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी आप समझो, न्यूमेरिकल आपसे जब तक नहीं बनेंगे तब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी ना। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अपन कल कितने बजे, 7:30 बजे सेम टाइम पे। और आज शाम में मिलते हैं एचएमटी के लिए, एचएमटी नहीं, एचटी के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए, शाम में 6 बजे, है ना। ठीक है, बाय बाय। क्वेश्चन 77 बता दूंगा यार मैं, है ना।